हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य राज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूनिक पॉडकास्ट सीरीज। इस वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में मैं उन लोगों से बात करूंगा जिन्होंने अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट करी है। उनसे मैं उनके पीएचडी एडमिशन से लेकर पीएचडी डिग्री अवार्ड होने तक के सफर के बारे में जानूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनके रिसर्च एरिया में उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस किया और उन डिफिकल्टीज को उन्होंने कैसे टैकल किया, उनका अप्रोच क्या। शायद उनके पीएचडी जर्नी के एक्सपीरियंस से उन लोगों को हेल्प मिले जो अभी पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं या पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी अपने फर्स्ट ईयर में है। आइए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक रघुवंशी। डॉक्टर विवेक रघुवंशी अभी वीएनआईटी नागपुर, जिसका फुल फॉर्म विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। इसके पहले वो ग्लोबल फाउंड्रीज नाम की एक इंडस्ट्री में एज ए प्रिंसिपल इंजीनियर कार्य कर रहे थे। इन्होंने अपनी पीएचडी 2021 में कंप्लीट करी। ड्यूरिंग द पीएचडी इनके 21 से ज्यादा ऑथर को ऑथर्स एससीआई जर्नल्स पब्लिश हुए, 17 से ज्यादा इनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पब्लिश्ड हैं, 3 बुक चैप्टर्स और 1 पेटेंट भी इन्होंने फाइल किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया आपको, ये ड्यूरिंग द पीएचडी उन्होंने किया। ये बहुत ही कमेंडेबल स्टैटिस्टिक्स हैं जो हर पीएचडी स्टूडेंट्स के नहीं हो पाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. बहुत स्वागत है विवेक आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू कि एग्री किया आपने हमारे साथ इस पहले एपिसोड को शूट करने के लिए। पहले तो मैं अपनी इंटेंशन बता देना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंशन ये चैनल बनाने का ये था कि काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि जब मैं पीएचडी ज्वाइन करना चाहता था, व्हेन आई वाज एस्पिरेंट, तो मुझे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते थे कि करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात, ज्वाइन करें तो ब्रांड वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है, ब्रांड वैल्यू के पीछे किसी प्रोफेसर के मतलब जिनके नाम हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही नामी प्रोफेसर जरूरी नहीं कि आईटी या ब्रांड वैल्यू जैसी जगह पे रहे। फिर उसके बाद आगे जॉब आसानी से मिलेगी कि नहीं, मिलेगी भी कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसेंटली फ्रेश पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, जो जिन्होंने रिसेंटली लास्ट 5 ईयर में पीएचडी कंप्लीट करी है, वो जो लोग अभी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा बेहतर रिसेंट एक्सपीरियंस और मतलब अंदर की बात, जो आदमी सिस्टम में है वही सिस्टम की असलियत जानता है और उससे बढ़िया कोई कुछ बता नहीं सकता। तो ये सोच पहले तो मैं आदित्य सर आपको बधाई देना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपने ऐसा सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। क्योंकि सच में आज के वक्त में पहले कम लोग पीएचडी किया करते थे, अपॉर्चुनिटीज भी कम थी पीएचडी के लिए। आजकल बहुत सारे लोग, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ट्राई कर रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो काफी लोग बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, बट सबको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है ना, कि करें नहीं करें। तो ये आपने एटलीस्ट कोशिश करी कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। एक चीज और एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं वहां पे था तुम्हारे साथ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम और विवेक एक ही डिपार्टमेंट में एक साथ ही पीएचडी कर रहे थे, कलीग्स थे। तो मैं बहुत बार इंस्पायर होता था तुम्हारे पूरे बैच से ही, जितने भी थे सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस वक्त लाइफ में। तो और इंस्पायर होने की एक बात ये थी कि सबकी एज बहुत कम थी, मतलब इतने कम एज में इतना सारा अचीवमेंट करना हर किसी के बस की नहीं होती जी। तो मेरा पहला सवाल है कि थोड़ा अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में, कैसी रही आपकी जर्नी। और मैं इस सेंस में जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार इतना कैसे पढ़ लेते हो, मतलब अपना मतलब वो, क्योंकि पढ़ाई हमेशा इन जनरल एक बर्डन की तरह ली जाती है कि यार बहुत पढ़ना मतलब तो एंजॉय किया, मजा आया, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आया, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इतना पढ़ा तो मैं बाकी लोगों से, मेरे अंदर ये पर्सनालिटी में चेंजेस आए। तो उस सेंस में मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही। ओके, तो देखिए, आप जैसे हम यहाँ जो भी इंटरव्यू में बात करने वाले हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज अ डिस्कशन, राइट। तो मेरा पहला मानना ये है कि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। ये जो मेरे हैं वो मैं बता सकता हूँ, और अगर कोई भी मुझसे रिलेट कर सकता है, उसे फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। सर, मैं जहां से आता हूँ, आपको पता है कि एमपी के एक बहुत छोटे से शहर पिपरिया से मेरा लेना है,
माताजी हाउसवाइफ रही तो पिताजी वर्किंग थे। तो जब मैं 10th में आया तो मैं मतलब क्लास में अच्छा होशियार बच्चा कहा जाता था, ऐसा पिताजी को लगता था कि हमारा बच्चा होशियार है। तो होशियार है तो अपने वो पहले जब, क्योंकि जब जिस समय हम लोग 10th-12th में थे तो उस समय माना जाता था कि अगर आप 10th-12th में हैं और अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं तो आप भैया इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, ये पक्की बात है ना। ऐसा बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता था, आपको इंटरेस्ट है नहीं है वो तो बात की बात है। तो हम भी उसी श्रेणी में आते थे कि बोलते थे यार ये क्लास का अच्छा बच्चा है, तो इससे बोला कि भाई तुम 11th-12th में तैयारी करो इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी जगह जाने के लिए। तो पिताजी ने बोला प्रिपरेशन करो, हमने प्रिपरेशन कर ली। अब हम प्रिपरेशन करने गए तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि अच्छे से हम प्रिपरेशन कर किस चीज की रहे हैं। फिर पता चला यार अच्छा इस चीज की प्रिपरेशन करनी है और इससे एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है, इतना पता था। मेरे साथ हमेशा ये रहा कि शायद मैं बहुत दूर तक नहीं सोचता था उस समय, छोटा छोटा कि हाँ अभी ये करना है, बस ये अच्छे से कर सकते हैं। तो किसी ने बता दिया 11th-12th में अच्छे से तैयारी करो, हमने करी तैयारी। और तैयारी करने के बाद वो थोड़ा अंदर आ गया कि IIT तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, कि यार ये एम है। उस टाइम उस उम्र का बच्चा बस यही सोचता है, IIT मतलब सब कुछ है ना। जो सच है नहीं है वो अपनी जगह है, पर सोचता बच्चा यही है। तो हमने तैयारी करी और किसी तरीके से IIT तो नहीं बट NIT हम उस काबिल हो गए कि हमें NIT मिल सकता था। फिर ब्रांचेस के इश्यूज आए, दिमाग में था कि फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, तो फिजिक्स में सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से पढ़ें। तो फिर फाइनली आई सेटल डाउन जो हमारे स्टेट के जो बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, मैंने वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उससे पहले मुझे ये था कि अब IIT नहीं पहुंच पाए तो किसी तरीके से IIT तो जाना है। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया आप गेट की प्रिपरेशन करिए, और गेट की प्रिपरेशन करके तो अभी IIT जाने का फिर से मौका है। तो सर ऐसा था, तो हमारे टाइम से मेरे 1 साल पहले तक 3rd ईयर में बच्चे अपना गेट का एग्जाम लिखा करते थे, और हमारे टाइम में रूल चेंज हुआ कि सिर्फ हम फाइनल ईयर में अलाउ थे। बट मैंने प्रिपरेशन अपनी 2nd ईयर से तैयारी शुरू कर दी कि यार जाना है, अब किसी ने बताया तो प्रिपेयर करते रहो ये सब्जेक्ट थोड़े थोड़े। आप 3rd ईयर में पेपर दोगे, बट 3rd ईयर में पेपर ही नहीं देने का मौका मिला, तो दिया सीधा फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में टचवुड थोड़े अच्छे मार्क्स आए, अच्छी रैंक आई। बट यूनिवर्सिटी के जहां से मैं पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम और बड़े बड़े IITs में इंटरव्यूज होते थे पहले एमटेक में एडमिशन लेने। तो अब वो क्लैश कर गए, किसी तरीके से उन IITs में इंटरव्यू नहीं दे पाए, और किस्मत में शायद कुछ और लिखा था, तो IIT जोधपुर में इंटरव्यू देने का मौका मिल गया। IIT जोधपुर में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ठीक हुआ, सिलेक्शन भी हो गया सर। बट सिलेक्शन का जब रिजल्ट आता, उससे पहले तक मेरे दूसरी किसी प्राइवेट कंपनी में जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग मेरा प्री प्लेसमेंट हो चुका था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। बट क्योंकि मन में कुछ और होता है तो आपके लगा रहता है वो हो जाए। तो कुछ 7 से 8 दिन मैंने जॉब करी वहां पर, और 9वें दिन मुझे पता चला कि मेरा एमटेक का क्लियर हो गया है, मुझे बुलाया है। देन somehow you need to convince your parents, because हम जिस परिवेश में पढ़े लिखे हैं या बड़े हैं, तो वहाँ पिताजी माताजी से ये कहना कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और जॉब छोड़ना चाहता हूँ, ये बड़ी बात थी। जॉब नहीं लगी हो तो फिर चलता है। और जब आप घर में पहले व्यक्ति हो जिसने शुरुआत में इतनी पढ़ाई करना शुरू किया हो, या इंजीनियरिंग की फर्स्ट घर के पहले हो, और जॉब मिल गई हो ना, तो किसी तरीके से मनाया। उन्होंने कहा चलो भाई एमटेक कर लो, तो एमटेक करा। और एमटेक में जब मैं एमटेक के 2nd ईयर में था तो आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई, और बड़ा अच्छा माहौल था कॉलेज में सर, क्योंकि पहली बार देखिए आप यूनिवर्सिटी सिस्टम से जब IIT में एकदम से जाते हो तो देयर इज अ ह्यूज चेंज, एंड दैट्स व्हाई आई से टू एवरीवन कि एक दफा IIT की लाइफ जरूर जीनी चाहिए, एटलीस्ट NIT की। वो आपको डिफरेंस दिखता है, तो प्रेशर को आप हैंडल करना सीखते हो। तो मैंने जब वहां पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, कोर्सेज आए, एकदम से चेंजेस हुआ। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक दिन में 2 एग्जाम दिए हैं 3-3 घंटे के, राइट, ये तक हुआ है वहां पर। तो वो जो प्रेशर देखा, फिर 2nd ईयर में अपने कॉलेज में ऐसा होता था कि 1st ईयर में आप कोर्स वर्क करते हैं, 2nd ईयर में आपको पूरा रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है। तो उस रिसर्च में लैब मिली, लैब में तिवारी सर से मेरी मुलाकात हुई, SP तिवारी सर जिनको आप जानते हैं, और तिवारी सर के साथ थोड़ा सा एक आइडिया आया कि आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो। और मुझे एक बहुत अच्छे सीनियर मिले वहां पर, दीपक भारती सर, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कहना चाहिए कि आप लकी थे कि आपको उनके जैसा, हाँ, किसी को उनके जैसा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, हम एक वाकया मुझे याद है कि हम और आप बैठ के चाय पी रहे थे, और उधर से दीपक भारती सर गुजर रहे थे, तो आप चाय छोड़ के भागे की। तो ये जो, इसे डर नहीं कह सकते, रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि आपको उस व्यक्ति के प्रति है कि वो इतनी मेहनत करता है, आपको उसके साथ खड़े होकर मेहनत करना है। तो आई सेड ना कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। आई वाज लकी इनफ कि
मेरे साथ वो थे correct. जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। एंड मैं मेरा पहली गाइडेंस इस इंटरव्यू के माध्यम से हर एक एमटेक स्टूडेंट को देना चाहूंगा कि आप एक सीनियर पीएचडी स्टूडेंट जो अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में है, जो पीएचडी में बहुत कुछ सीख चुका है, आप उससे जरूर बात करें, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उसको पास ज्ञान का भंडार है, वो अपने एरिया में अभी मास्टर हो चुका है, वो खुद सीख रहा है और आपको सिखाएगा। आपको पीछे से शायद कुछ डॉग्स की आवाज आ रही होगी, तो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट, है ना। काफी डॉग लवर्स हैं मेरे आसपास। तो मैं बस एमटेक के स्टूडेंट्स को ये एटलीस्ट गाइड करना चाहूंगा कि आप अपनी एमटेक की रिसर्च जब स्टार्ट करते हैं 2nd ईयर में, तो ट्राई करें कि किसी पीएचडी सीनियर के साथ कुछ काम करते हुए सीखें। नो डाउट वो बहुत एक्सपीरियंस है, और आप एज में कम है तो आप थोड़े ज्यादा एंथुसियास्टिक हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उनको हेल्प करेंगे और आपका काम कुछ सीखने को मिलेगा। तो वैसे ही मैंने कुछ किया, मैं दीपक सर के साथ काम करने को शुरू किया ये सोच के कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ अच्छा सीखूंगा ही, माइनस कुछ नहीं होने वाला। एंड लकीली इतना कुछ दीपक सर के साथ काम किया, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि एट द एंड ऑफ डे वी हैड कपल ऑफ जर्नल पेपर्स इन मास्टर्स ओनली। तो जब वो किया तो सर फिर वही हम 2 साल खत्म हो जाते हैं एमटेक, और फिर वही हुआ कि अब जॉब का पोर्शन आया, तो घर वाले बोले कि अब जॉब करोगे। तो तब तक रिसर्च थोड़ी समझ में आने लगी थी और लगा था कि यार क्या करना है लाइफ में, कि वो तुम जहां से वो 7 दिन छोड़ के आए थे जो तुम्हें पसंद नहीं था, तुम्हें वही नौकरी नहीं करनी थी। आई थॉट कि यार ये नहीं करना तो क्या करना है विवेक। मुझे पता था कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों को समझाना पसंद है, मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं चीजें आसानी से समझा सकता हूँ। रियलिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना, बट मुझे लगता था। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो पीएचडी कर लो। क्यों करनी है पीएचडी? क्योंकि पढ़ाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी है। अगर आपको एनआईटीज और आईआईटीज में ही रहना है तो मिनिमम क्राइटेरिया था। तो इट्स नॉट लाइक कि जब पैदा हुए तो डिसाइड कर लिया था कि नहीं नहीं तुमको तो पीएचडी, ऐसा नहीं था। सिचुएशंस बनती गई, फिर से इंडस्ट्री में नहीं जाना था, तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार मुझको पीएचडी की तैयारी करनी, पीएचडी करना है। तो फिर वही था, बाहर से पीएचडी करें, यहाँ से पीएचडी करें। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनका मानना था कि बाहर से पीएचडी करो तो ब्रांड वैल्यू फायदा रखती है, ऐसा जैसे आपने ब्रांड की बात करी। मेरे साथ ऐसा था कि पहले मैं मेरे सर्कमस्टेंसेस देखता हूँ, क्योंकि हम 3 जनरेशन की सोचते हैं इंडियंस जनरली। हम किस जनरेशन की सोचते हैं? एक ऊपर माँ बाप, नीचे हमारी शादी हो चुकी हो तो बच्चों की भी, राइट, इस तरीके से हम इस तरीके का है हमारा। तो मैंने कहा उनसे परमिशन ले, उन्होंने कहा भाई देखो अब पीएचडी वैसे तो हम चाहते नहीं तुम करो, पर अगर करना चाहते हो तो बाहर मत जाओ, इंडिया से कर लो। फिर दूसरा मैंने जानना शुरू किया कि क्या फर्क पड़ेगा अगर इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो देन आई रियलाइज कि देयर वाज अ टाइम इन इंडिया कि जब एक ब्रांड वैल्यू कोई बोलता था कि बच्चे ने यूएस से कुछ किया है तो इट वाज लाइक कि अरे बहुत बड़ी बात है। बट टुडे थिंग्स आर गेटिंग चेंज। इट्स लाइक अगर आप अच्छा काम कहीं भी कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपके रिज्यूमे में कितने आपके पब्लिकेशन है, कितनी अच्छी आपकी रिसर्च है, कितना अच्छा आपने काम किया है, ये मैटर करता है रेदर देन आपने कहाँ से किया है। आप बाहर जाके भी अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो नो वन विल गिव यू अ जॉब, राइट। अगर आप यहाँ पे रह के भी अच्छा नहीं कर रहे तो भी वही है। तो देन आई डिसाइडेड टू बी हियर इन इंडिया कि मैं यहीं से पीएचडी करूंगा। लकीली मुझे मेरे सुपरवाइजर का बहुत सपोर्ट मिला। तो मैं बोला सबके साथ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। करेक्ट। मुझे मेरे सुपरवाइजर से सपोर्ट मिला कि यहाँ करना चाहते हो तो आप एग्जाम दो, आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो वी विल बी हैप्पी टू हैव यू with us. तो I gave the written exam, I qualified it very good, और फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ एंड आई गॉट सिलेक्शन VSS। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अच्छा खासा अमाउंट भी था VSS में, एक पैसा ठीक मिलता है तो आपको एक वो मोटिवेशन होता है इस एज में। फेलोशिप अच्छी है, हाँ फेलोशिप अच्छी होती है, कहने का मतलब ये। तो फेलोशिप अच्छी थी सर, तो ठीक था। और as you know, I was single. 25,000 per month MHRD PhD students और VSS PhD students की उस टाइम 31,500. 31,500 plus when you are at SRF level then they'll give you for 35. 35, हाँ 35, तो वो बढ़ता था। एंड देन रिवाइज हुई वो फेलोशिप हमारे टाइम पे ही, जब मैं 2 साल करा उसके बाद फेलोशिप रिवाइज हुई एंड वी वर गेटिंग गुड फेलोशिप। तो उस टाइम पे वो ठीक था। और फेलोशिप की जहां तक बात करी जाए पीएचडी में, तो आजकल बहुत सारी पीएचडी स्कीम्स आ चुकी हैं जिनमें अच्छा खासा अमाउंट या फेलोशिप आपको मिलती है। नो डाउट आपका रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, बट हमारे देश में एक गलत बात ये भी है, नेगेटिव मानसिकता ये है कि लोगों के लिए हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। हम आपके पड़ोसी के लिए आप पढ़ रहे हो अभी, वेदर यू आर गेटिंग अ गुड मनी और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
बट आप पढ़ रहे हो उस फोबिया से आपका सामाजिक थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है। एक बार तो हमारे रिलेटिव है, उन्होंने कहा था बीच में जब मैं पीएचडी कर ही रहा था, क्या भैया सारी जिंदगी फेलोशिप में ही गुजारनी है क्या? जी वही। तो आप आज और आपके और हमारे दोस्त पोस्ट डॉक कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन डूइंग पोस्ट डॉक एंड दे आर लिविंग रिस्पेक्टिव लाइफ। बट हम आज भी पोस्ट डॉक करने में क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये है कि यार आपको कहीं कुछ एक सेटल हो जाना चाहिए, राइट? एट द एंड ऑफ द सेटल हो जाना चाहिए। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं बट उतनी भी नहीं बदली। सो आई स्टार्टेड डूइंग पीएचडी सर, और लकीली पीएचडी भी उतने ही आप सब लोग साथ थे तो बहुत अच्छे से पीएचडी गुजरी। और पीएचडी होने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन ग्लोबल फाउंड्रीज, क्योंकि जैसे मैंने थीसिस सबमिट की थी उसके बाद मुझे ग्लोबल फाउंड्री से एक ऑफर मिला। कुछ एकेडमिक ऑफर्स भी थे बट हम लोगों की पीएचडी जस्ट एकेडमिक कोविड के टाइम पे हुई, तो आई डिसाइडेड टू बी विद माय पेरेंट्स, और कि घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था मेरे पास, तो मैंने 2 साल वर्क फ्रॉम होम किया। और टिल दैट टाइम किसी भी एनआईटी और आईआईटी में वैकेंसीज नहीं थी या रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे थे। फिर आई अप्लाइड इन VNIT एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहां मैंने अप्लाई किया, और लकीली मेरा वहां सिलेक्शन हो गया एंड इट्स बीन 7 months की मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सो दिस इज माय जर्नी टिल नाउ। सो विवेक, अपने रिसर्च एरिया के बारे में कुछ बताइए कि आपने अपने मतलब आप किस एरिया में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपने पीएचडी में किस एरिया में रिसर्च किया? और हम आसान भाषा में ये जानना चाहेंगे कि प्राइमरीली आपके एरिया में जो लोग काम करते हैं वो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए बिग ऑब्जेक्टिव? ओके, तो सर थोड़ा सा बड़े रूप में भरे रूप में बताएं तो मेरे जो टॉपिक था उसका नाम था फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बट फ्लेक्सिबल, है ना? तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ब्रॉडली ऐसे देखा जाए कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जनरली देखते हैं, आप सेल फोन से या कई भी चीजें हैं, वो रहती है हार्ड सबस्ट्रेट पे बनी है, किसी न किसी हार्ड सबस्ट्रेट पे बनी है। मान लीजिए अब उसी को आपको किसी बॉडी पार्ट पे यूज करना है, ऐसी छोटी जगह पे जो बैंड होती हो, फोल्ड होती हो, या कई जगह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें बैंड या फोल्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसर्च जिसमें हम उसे बैंड या फोल्ड कर सकें, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया, जो इन जनरल भाषा में समझाया जाए। अब उसका क्या सीन है कि कोई डिवाइस है, फ्लैट है, हार्ड सबस्ट्रेट पे है, बट आप उसे मोड़ने की जब कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जो भी जिन चीजों से वो बना है, वो स्ट्रेच होगा, सब कुछ होगा। तो हम चाहते हैं कोई भी डिवाइस स्टेबल रहे, कि उसकी स्टेबल मतलब उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है वो बदले ना, स्टेबल डिवाइस। तो मेरा पूरा रिसर्च इसी के क्रॉस था सर, कि किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएं, उसे बैंड करें, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें, तो इससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी चेंज ना हो, स्टेबल रहे। तो ये डिवाइसेस में तो जैसे मुझे कोई जानकारी नहीं है इस एरिया की, तो अगर मैं ऐसे आसान भाषा में समझना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो फिर जैसे अगर मोबाइल फोन भी आते होंगे, बिल्कुल, तो आप अगर अभी रिसेंटली देखे होंगे, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, स्क्रीन होता है, अंदर का बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, तो वो सभी चीज इंक्लूड होती है। तो आपके एरिया में जो रिसर्च कर रहे हैं उन सभी पार्ट्स को यूज करके या किसी जो मैं करता था, देखिए सर, हर एक इंसान अलग अलग, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो सब सारे नहीं कर सकते। जैसे कि हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स आप और मैं सब जानते हैं, तो मैं सिर्फ ट्रांजिस्टर्स को कैसे हम फ्लेक्सिबल बना सकते थे, मैं ट्रांजिस्टर्स पे काम करता था। तो ऑर्गेनिक फील्ड पे ट्रांजिस्टर्स, किसी की चॉइस है कि वो स्क्रीन ले ले या कुछ दूसरा ले ले, वो कुछ ले ले। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, आलिया भट्ट का एड आता था फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। हाँ सर, ये सब फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। आपने आलिया भट्ट का ऐड देखा होगा, सैमसंग का एक रिसेंटली फोन लॉन्च हुआ था जो प्योर बैंडेबल था, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें डिस्प्ले होता है, ऑर्गेनिक लाइट, हाँ, लाइट इमिटिंग डिस्प्लेस, ओलेड वगैरह जो होते हैं, कोई इस पे काम करता है, लाइट इमिटिंग डिस्प्लेस पे, तो वो सारी चीजें हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम ज्यादा डीप जाएंगे इनमें तो शायद आपके व्यूअर्स को उतना भी समझ में ना आए, बट ब्रॉड एरिया में हम ये सब चीजें करते हैं। अब ये बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम में, बहुत सारे हम जो फैंसी इक्विपमेंट्स जनरली लोग यूज कर रहे हैं या वियर करते हैं, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो इसके एक छोटे से एरिया में मैं ट्रांजिस्टर्स पे रिसर्च करता था, हम फ्लेक्सिबल ट्रांजिस्टर्स बनाते थे। अब इसका सर एक और चीज थी जिसपे मैं काम करता था, वो ये था कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो वो वेस्ट है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है और इसे हम डंप भी नहीं कर सकते किसी तरीके से। मान लीजिए कोई प्लास्टिक या कुछ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो किसी तरीके से क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि ये बायोडिग्रेडेबल सबस्ट्रेट से बन जाए
एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पेन वो बायोडिग्रेड हो जाए तो मेरे को कोई एनवायरमेंट को हार्म नहीं होगा। तो हमने सोचा जैसे जो छोटी छोटी चीजें होती है जिनका एनकाउंटर टाइम बहुत कम होता है, जैसे कोई आप कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो टेस्ट कराने में जो छोटी सी किट यूज होती है उसको आप एक बार यूज करते हैं फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, वो हो चुकी खराब। तो क्यों ना हम ऐसी बायोडिग्रेडेबल किट्स बनाएं। तो हमने स्टार्ट किया कि बायोडिग्रेडेबल सबस्ट्रेट जो पेपर होता है अपना प्रिंटिंग पेपर टाइप का, हमने प्रिंटिंग पेपर पे एक ट्रांजिस्टर बनाया और ट्रांजिस्टर ऐसा बनाया कि वो कुछ ना कुछ सेंस कर सके। तो अब जो भी ऊपर लेयर्स यूज करें वो भी कोशिश करें कि बायोडिग्रेडेबल रहें, सारी नहीं बट मैक्सिमम जितनी कर सकते थे वो कर सकते थे। और उसके बाद जो पेपर सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पे हमने बनाया पूरा डिवाइस को, वो पेपर था तो वो बायोडिग्रेडेबल था। तो इस तरीके से मेरी रिसर्च का पार्ट था। तो हमने कोशिश करी बायोडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शुरू करने की। ओह अच्छा, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कुछ, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बीटेक के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, एमटेक के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब लाइक उसके कुछ अपने रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्राइमरीली क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, किस बैकग्राउंड की नॉलेज हो तो इस फील्ड में जॉब करने के लिए जो स्टार्ट होगी वो इतनी हैसल फ्री होगी, या मतलब इजी स्टार्ट मिल जाएगा अगर बेसिक फाउंडेशन हो? सर हम अपने बीटेक में, जैसे आपने बताया राइटली पॉइंटेड आउट कि बीटेक के बाद भी पीएचडी करने लगे आजकल। जैसे आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, जितने भी आईआईटी के बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डायरेक्ट नॉर्म्स हैं कि अगर आप 8 पॉइंटर या पर्टिकुलर पॉइंटर के लेवल के ऊपर हैं तो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन पीएचडीज इन आईआईटी। जैसे आईआईटी कानपुर तो खुद रिक्रूट करने जाता है कई जगह पे, ठीक है। ऐसे कई आईआईटीज हैं जो डायरेक्टली मास्टर्स में भी लेते हैं और पीएचडी में भी लेते हैं। अगर किसी को मास्टर करनी है फ्रॉम आईआईटी और उसने गेट का एग्जाम भी नहीं दिया और वो 8 पॉइंटर है समथिंग शायद एलिजिबिलिटी, 8 पॉइंटर किसी आईआईटी से, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है किसी आईआईटी में, उसको गेट की जरूरत नहीं। तो ऐसी कई रूल्स हैं। दूसरा आपने पूछा क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के दौरान जब ईसीई में हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, तो हम छोटे कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, एनालॉग सर्किट डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं ये सब हम पढ़ के आते हैं बीटेक में। तो ये छोटी सी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज भी है, आपको सेमीकंडक्टर की नॉलेज भी है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में हर बच्चा पढ़ता है। ही कैन आल्सो स्टार्ट विद वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको कोई बहुत हाई लेवल की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ये सफिशिएंट है। इसके बाद आपका एम होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उसके हिसाब से आप चीजें सीखते जाएंगे, बट दिस इज बेसिक, दिस इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट द पीएचडी इन दिस एरिया। ओके, सो तो इस एरिया में, मतलब मेरा अगला सवाल ये है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाह रहा था कि अब जैसे मान लो पीएचडी ज्वाइन कर लिया, पीएचडी स्टार्ट हो गई, तो प्राइमरी डिफिकल्टीज क्या है इस एरिया में काम करने वाले स्टूडेंट्स की, या रिसर्चर की, या मास्टर स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स? मेरा फॉर एग्जांपल कि बहुत हैवी इक्विपमेंट से सजी धजी लैब चाहिए, या फंडिंग चाहिए, जो जैसे जरूरी नहीं है कि हर प्रोफेसर के पास बहुत ही अच्छे फंड्स हो जिससे वो बहुत ही एक हाई टेक लैब लैब को सेटअप करवा सके। तो वही प्राइमरी डिफिकल्टीज क्या है इस एरिया में काम करने की, जो आपने सर देखिए जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स था, जो मैंने फेस किया कि सर कि ये हमारा काम, मेरा ऐसा नहीं था काम कोई कि आप सिस्टम पे बैठेंगे एक सिमुलेशन लगा के काम हो सकता है। तो मेरा काम बहुत हद तक लैब डिपेंडेंट था कि मुझे लैब में उसे फैब्रिकेट करना था अपने सामने, तो हमें अपना इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ता था। दूसरा, कुछ मशीनों पे डिपेंडेंट है हमारा काम, नो डाउट मशीनों पे डिपेंडेंट है, और थोड़ा क्योंकि हम ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते थे तो एक क्लीन रूम जैसी जगह हमें चाहिए थी। इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लीन रूम जो होता है डिवाइस बनाने का, बट एक साफ जगह कह सकते हैं, वैसा क्लीन रूम हमें चाहिए था। तो अब सर आपने जैसे फंडिंग वगैरह की दिक्कत कही, तो हमारा दूसरा एम ये होता है कि कैसे इनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके इन डिवाइसेस को, वरना जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स था उसमें थोड़ा कॉस्टली है, उसको कैसे लो कॉस्ट कर सकते हैं वो काम हमारा था। तो जैसे हम छोटी छोटी चीजें जरूरत होती है, जैसे कोई फिल्म डिपॉजिट करनी थी तो हम स्पिन कोटर यूज करते हैं। अब स्पिन कोटर आजकल बहुत कम पैसों में भी मिलते हैं, तो स्पिन कोटर हम यूज कर सकते हैं। हमें एक कैरेक्टराइजेशन सेटअप चाहिए कि आप डिवाइस बनाएंगे तो उसको कैरेक्टराइज भी तो करेंगे ना, उसमें करंट वोल्टेज देंगे, करंट चेक करेंगे, तो वो भी अलग अलग कॉस्ट के आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर डिवाइस कि आपको कितनी जरूरत है, कितने अच्छे सेटअप की जरूरत है, तो आपको वो जरूरत है। डिफरेंट लेयर्स डिपॉजिट करेंगे आप। तो एक थोड़ा सा जो मेन चैलेंज था जो हमने फेस किया, जो खासकर मैंने किया,
आपको भी पता है कि जब हम आईआईटी जोधपुर में मास्टर्स कर रहे थे वो एक टेम्परेरी कैंपस में था, बहुत अच्छी लैब थी हमारे पास, बट टेम्परेरी कैंपस में था। देन कॉलेज शिफ्टेड टू परमानेंट कैंपस। अब जब ये चीजें होती हैं, कॉलेज परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया और एंड आई वाज इन द मिडिल ऑफ माय पीएचडी एंड इट वाज लाइक कि यू हैव टू शिफ्ट ऑल दीज हैवी इंस्ट्रूमेंट टू द न्यू कैंपस। अब जब आप ये शिफ्ट होंगे, जब आपको फिर से उनको इस्टेब्लिश करना है, तभी आप काम करने की जगह पे हो पाओगे। तो जो मैंने मेन फेस किया वो प्रॉब्लम थी, मशीन डिपेंडेंट था, लेकिन आपके केस में ये था कि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे। वो एक जस्ट मैटर ऑफ केस है कि आप हमारा कैंपस करना पड़ता, अदरवाइज वरना ऐसे अगर आपको मशीन है तो आप काम कर सकते हैं, बट स्टिल इट नीड्स सम इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको ठीक ठाक चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसको डिपेंडेंसी कम कर सके। जैसे कि सर जो हम सेमीकंडक्टर की लेयर्स डिपॉजिट करते हैं, तो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि हम अगर सॉल्यूशन प्रोसेस इंक यूज करें तो वी कैन ऑल्सो यूज अ प्रिंटर। एक प्रिंटर से हम सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर सेमीकंडक्टर कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को लोअर डाउन कर रहे हैं। तो आपके अभी जहां पर अभी आप कार्यरत है वहां पर इस तरीके की लैब सेटअप है? यहाँ पर ऐसी लैब तो नहीं है सर, बट इसका कुछ पोर्शन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, वीएलएसआई डिपार्टमेंट है, तो वीएलएसआई डिपार्टमेंट में एक लैब है, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एज आई रिसेंटली ज्वाइन, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमको अगर आगे रिसर्च करनी है तो एक अच्छे प्रोजेक्ट लिखने पड़ेंगे और फिर फंडिंग इकट्ठी करनी पड़ेगी। उस फंडिंग से मैं खुद इंस्ट्रूमेंट खरीद के और फिर शुरू करना चाहूंगा। तो जो मतलब ये प्राइमरी डिफिकल्टी फेस तो करनी पड़ती है कि अगर नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स है, पर उतने नहीं है और हमको खरीदने की जरूरत है। अब मेरा अगला सवाल है कि पीएचडी खत्म हो गई, मान लो जैसे कर लिया खत्म, तो आगे करियर इस एरिया में रिसर्च करने के बाद आगे करियर ऑप्शंस क्या है अदर देन, क्योंकि सबको पता है कि पीएचडी करके भैया टीचर बनना है, ऐसा नहीं ऐसे नहीं। तो इसका आंसर सर मेरा रिलेटेड है। जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट कहीं आती है क्या, या इंडस्ट्री में कोई ऑप्शन? जैसे आपने भी इंडस्ट्री किया, तो इंडस्ट्री के कितने हैं? मतलब जैसे मशीन लर्निंग की बात की जाए, एआई की बात की जाए, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत है ऑप्शंस, बहुत सारी कंपनीज है। ऑलमोस्ट हर आईटी इंडस्ट्री चाह रही है कि वो अपना एक एआई डिपार्टमेंट खोले, वहां पे एआई से रिलेटेड पीएचडी ग्रेड्स, मास्टर ग्रेड्स काम करें, बहुत वैकेंसी है। तो आपके फील्ड का क्या सीन है अभी? सर पहले तो मैं मानना चाहता हूँ, जब आप आईआईटी से पीएचडी हैं, मैं ऐसे कुछ बायस नहीं हो रहा हूँ, बट कह रहा हूँ आईआईटी से पीएचडी तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मार्केट में बहुत जॉब्स हैं, ये जो भी कहता है कि जॉब्स नहीं है, ये गलत बात है। हम थोड़े से काबिल हैं, हमने पीएचडी कर रखी है एक अच्छी जगह से, थोड़ा सा वक्त लगता है बट अच्छी जॉब सबको मिलती है। अब आपने पूछा कि आपकी फील्ड में, ये बात आपकी उस पर मैं अपना एक वोट देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, बिल्कुल उनको थोड़ा टाइम लगा, 1-2 साल का वक्त लगा, 3 साल का, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी हमारा सीनियर नहीं है जो किसी बढ़िया जगह सेटल नहीं है। सभी हैं, सब हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब उनका तो हम बाद में कभी जिक्र करेंगे। हाँ। कुछ लोग तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। बिल्कुल, तो वक्त लगता है ड्यूरिंग द जर्नी। हम सोचते हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ आउटकम मिलेगा कि नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप हर सीनियर को देख लो। इवन मैं अपनी लैब में ही जितने भी मेरे सीनियर्स निकले हुए हैं, वो किसी एनआईटी में या किसी बड़ी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मैंने तो मतलब तो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ऑप्शंस भी अच्छे हैं आपकी फील्ड में, जॉब बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आपने मेरी फील्ड का पूछा, तो इसका आंसर मेरा रिलेटेड है। जैसे आपने पूछा था कि पीएचडी शुरू करने से पहले क्या चाहिए, मैंने कहा बेसिक सेमीकंडक्टर की नॉलेज। पीएचडी खत्म करोगे तो बेसिक सेमीकंडक्टर की नॉलेज तो होगी। अब बेसिक सेमीकंडक्टर की नॉलेज है तो आपको कोई इंडस्ट्री, जैसे मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने इंडस्ट्री में भी 2 साल काम किया। मैं कोर फैब्रिकेशन में काम करता था, मैंने इंडस्ट्री में काम किया, आज मैं एकेडमिक्स में काम करता हूँ। मेरे पास ऑफर थे कि मैं पोस्ट डॉक भी कर लूँ, तो आई हैड 3 ऑप्शन। अब मुझे इंडस्ट्री में करना था, तो इंडस्ट्री पर्सन को मुझसे क्या चाहिए कि भाई ये मुझे पर जब काम करने आएगा तो इसको सेमीकंडक्टर जिससे हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलती है, उन्होंने मेरा नॉलेज टेस्ट किया, उन्हें लगा शायद इसके पास है, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। ठीक है, जब हम एकेडमिक्स में आते हैं तो उनको ये चाहिए कि थोड़ी सी पढ़ाने की स्किल हो और इसकी रिसर्च कितनी अच्छी है, वो देख के वो जॉब देते हैं। पोस्ट डॉक्टरल में भी सेम चीज है। तो इन ऑल 3 फील्ड्स यू कैन गो आफ्टर डूइंग रिसर्च इन माय एरिया, सो देयर इज नो लिमिटेशन टू दैट। एक तो हमें नाम पता चल गया ग्लोबल फाउंड्रीज, और कोई नाम बताइए बड़े
इस इंडस्ट्री? सर माइक्रॉन करके एक कंपनी है, माइक्रॉन, जो कि इंडिया में करती है। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। आप इवन आप ईशान सर काम करते हैं एक इंडस्ट्री में, आप एचपी में काम कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बाउंड हैं किसी एक करने में। आपने टीएसएमसी करके ताइवान सेमीकंडक्टर जो सुना होगा, आप सब जो आईफोन यूज करते हैं उस सब प्रोफेसर या जो भी उसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वो लोग वो बनाते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको जॉब देती हैं। तो इंडस्ट्रीज आप बाउंड नहीं है, आपको अप्रोच करना है। आपका इंटेंशन था वो यही जानने का था कि इंडस्ट्री ऑप्शंस एम्पल अमाउंट है कि नहीं है। अगर कोई बंदा चाहे कि इंडस्ट्री में जॉब करना चाहे आफ्टर पीएचडी, इस फील्ड में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, तो ही कैन गेट। या डेफिनेटली मतलब आप लाइव एग्जांपल हमारे साथ, मैं था, ईशान सर, हम दोनों ने साथ में पीएचडी करी। आप ईशान वरुण सर को जानते हैं, उन्होंने ग्लोबल फाउंड्री में 2 साल जॉब करी। नाउ ही शिफ्टेड टू सम अदर कंपनी। तो इंडिया में ही है, वो कर रहे हैं। इंडिया में भी नंबर ऑफ ऑप्शंस है, राइट? तो यू कैन इजीली गेट। माइक्रॉन बहुत अच्छा वर्कप्लेस है। क्या ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से, ब्रांड या सुपरवाइजर? आपकी रिसर्च प्रोफाइल जो एट द एंड ऑफ द डे निकल रही है। कितने बड़े ब्रांड के साथ बैठे रहो, कितने बड़े सुपरवाइजर के साथ बैठे रहो, अगर जब खाली रेज्यूमे लेके निकलोगे तो मतलब सब बर्बाद है। अगर आप खुद काबिल नहीं, बोल रहा मैं, नहीं खुद काम नहीं कर रहे, खुद काम अगर खुद काम नहीं कर रहे आप, अगर आप खुद काम नहीं कर रहे तो सब बर्बाद है। क्योंकि आप जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि एक बड़े ब्रांड से भी आता है। आईआईटी जोधपुर को आज लोग कहेंगे नया आईआईटी, हम भी वहीं इंटरव्यू देते हैं, वो भी देते हैं, हम भी सिलेक्ट हो रहे हैं, वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब काबिलियत देखी जा रही है, ना कि ये परसेप्शन था, एक परसेप्शन था, आज भी है, 10% है कि इतनी बड़ी जगह से आया होगा तो पहुंचा होगा ना किसी तरीके से। परसेप्शन तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे रेज्यूमे कंपेयर्स होंगे, देखा जाएगा कि आपने क्या काम किया, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। एक ब्रांड इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जिन पब्लिकेशन हाउसेस का ब्रांड बना हुआ है, जैसे हमारी फील्ड में, मेरी फील्ड इमेज प्रोसेसिंग है या मशीन लर्निंग है, ट्रांजैक्शंस वगैरह जैसे है, तो अगर उसमें पेपर है तो तुम कहीं से भी पीएचडी हो, किसी के भी अंडर हो, अगर वो पेपर ट्रांजैक्शन पीएचडी के दौरान लिखा हुआ है तो मतलब आपने सर आप आईआईटीज में जब इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे भी, तो कुछ आईआईटीज अपने नॉर्म्स बनाती है कि भाई ये जर्नल्स में इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर हो, आपके इतने पेपर हो, मिनिमम जर्नल पेपर आपके हो, तो वो शॉर्टलिस्ट करते हैं आपको इंटरव्यूज के लिए, राइट? तो ऐसी अपने यहाँ पे भी तो रूल आया था बाद में कि पीएचडी कंप्लीट करने के लिए ये एक रूल आ गया था कि इस तरीके के जर्नल्स में होंगे तभी पीएचडी अवार्ड की जाएगी, नहीं तो करी नहीं जाएगी। लेट मी टेल यू वन थिंग सर, लेट मी टेल यू वन थिंग कि नाम नहीं लेना चाहिए, बट किसी बड़े आईआईटी ने मुझे एज अ विजिटिंग प्रोफेसर की पोस्ट ऑफर करी जस्ट आफ्टर माय सबमिशन, राइट? तो अगर उन्होंने मुझे ऑफर करी है तो एट द एंड ऑफ द डे वो आईआईटी जोधपुर से काफी पहले बने आईआईटीज हैं, राइट? तो उन्होंने अगर आपको पोजीशन ऑफर करी है, बोला ना बीच में, अभी आपने कहते कहते नाम लिया बड़े आईआईटीज, तो ये क्लियर करना जरूरी है कि भाई हम उनको अपने आप को छोटा है या आईआईटी नहीं, लोगों का परसेप्शन, लोगों के परसेप्शन से बड़े आईआईटी लाइक बड़े आईआईटी पुराने आईआईटी जो पहले 7 आईआईटी थे, और बाद के जो नए हैं वो बड़े छोटे का मतलब उम्र से है, बड़े छोटे का मतलब यही है। हाँ, मतलब भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं को समझे। शायद अब आपसे रिश्ता ऐसा है ना कि अपन वैसे बात कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, हम यहाँ फॉर्मल नहीं होना चाहते। हाँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छा समय गुजारा है वहां साथ में, तो थोड़ा सा काबू करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। तो अब अभी अगला सवाल ये है कि लाइक सुपरवाइजर का रोल क्या रहता है, मतलब पीएचडी में? सुपरवाइजर का रोल रहता है सपोर्ट का, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का। हम में से कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि एक प्रोफेसर आएगा, सुपरवाइजर आएगा, वो बोलेगा बेटा ये काम करो। आप बीटेक नहीं कर रहे हो ना, आप एमटेक कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो। आपने आपकी पीएचडी खुद चुनी है, आपने आपकी पीएचडी खुद चुनी है, तो कोई आके आपको लड्डू नहीं देगा कि आपको ये काम करना है। तो ये सबसे बड़ा, बच्चे जब फर्स्ट सेकंड ईयर में आते हैं ना, तो वो परेशान होते हैं, यार हमारे सुपरवाइजर तो हमको कुछ बता ही नहीं रहे क्या करना है। तो सुपरवाइजर आपको बोलेगा कि पहले से। विवेक, आपके माध्यम से मैं भी ये चीज आपकी बात को एक वो +1 देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कि कोई ऐसा सुपरवाइजर मिलेगा जो आपके काम में आपकी हेल्प करेगा, तो अगर ऐसा मिल गया आपको, तो आप ये जान लीजिए आप अपनी पीएचडी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल,
और नहीं सीख पाएंगे और क्योंकि आप 99% तो ये है कि मिलेगा नहीं। 99 क्योंकि कोई आपका काम नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर का काम ही है, उसका नाम ही रखा गया है सुपरवाइजर। बिल्कुल वो सुपरवाइजर वो बस बोलते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देंगे कि देखो कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा काम है तुम जाओ देखो तुम ढूंढो, और ये करना भी चाहिए। वो आपको ये बता सकते हैं कि तुम ये करोगे तो ठोकर खा सकते हो, ये मत करो या ये करो, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है, उन्होंने वो वक्त उस समय गुजारा है उस चीज में, वो पहले से जानते हैं कि यार यहाँ ये क्या तकलीफ हो सकती है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट हम पहले से मान लें कि वही बताएंगे हमको कि क्या करना है, तो दैट्स नॉट पीएचडी, लेट मी टेल यू। क्योंकि प्री डिफाइंड अगर आपको कोई पहले से फीड करता है तो ऐसा होता नहीं है जनरली। तो सुपरवाइजर आपको गाइड करते रहे, सपोर्ट करते रहे। के दौरान तो बहुत बुरी चीज है, बुरी चीज है, क्योंकि अगर तब स्पून फीडिंग की गई है तो वो 5 साल निकलने के बाद आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी मार्केट में। करेक्ट। तो आपके साथ हमेशा कोई पीछे खड़ा नहीं होगा। एक सुपरवाइजर इसलिए कि वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, आपका अच्छा बुरा बताने के लिए होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपको सलाह दें कि तुमने सही किया है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड ऑफ द डे फैसला किया है तो उसको शुरू में ही रोक दें कि जैसे तिवारी सर, मैंने तिवारी सर के अंडर पीएचडी की आपको पता, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं अक्सर कि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम पीएचडी करके निकलते हो तो तुम उस फील्ड में मुझसे ज्यादा जानते हो। करेक्ट। उस फील्ड में मैं जो सुपरवाइजर हूं, मैं तुम्हारे काम को समझता हूं तुमसे, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम उस चीज में ज्यादा जानते हो, ऐसा वो मानते। तो क्योंकि आपने 5 साल दिन रात गुजारे हैं अपने एक टॉपिक पे, राइट। सुपरवाइजर तो अपने स्टूडेंट्स को 10 टॉपिक्स पे फील्ड कराता है, काम कराता है, उस चीज में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको उस वक्त ये समझना चाहिए अगर आपने अच्छे से पीएचडी की है, पीएचडी करी है तो। और एक और चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पीएचडी कंप्लीट जो एंड मतलब एकदम स्टार्ट टू एंड, उसमें जितना एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको बहुत एडवांस नॉलेज होगा, उससे कहीं ज्यादा मतलब उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर 100% है तो मेरे ख्याल से वो परसेंटेज 70% होगा कि एक्सपेक्टेशन ये होगी कि बेसिक्स तुम्हारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में वही बात आ गई कि आपके टॉपिक का आप ही को पता है, लेकिन जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, आप अपने आप को प्रूव करने जाओगे, तो आदमी बेसिक सवाल पहले पूछेगा। बिल्कुल। और मोस्टली गड़बड़ हो जाती है कि बेसिक्स हम अपने भूल जाते हैं। सर मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है साथ में मैं बता देता हूँ। आप कई जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी पीएचडी के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि सामने वाला इंटरव्यू देने वाला भी लेने वाला भी बहुत अच्छे से जानता है कि तुम्हारी पीएचडी है, तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तभी तो तुमने पीएचडी की है। वो नहीं पूछेगा मुझसे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मुझे बताओ। नो वन विल आस्क मी, ही विल आस्क मी कि बेसिक सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन क्या होता है, तो काम कैसे करता है, ये थोड़ा चेंज होगा तो क्या होगा। क्योंकि वो भी समझते हैं कि पीएचडी तुमने की है, तुम अच्छे से जानते हो। तो हमेशा अपने बेसिक्स को अच्छा, यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है। अगर तुम्हें अपनी पीएचडी के काम का ठीक से नहीं पता, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बिल वही है। तो हमें और क्योंकि हमारी पीएचडी जब सेल्फ हम नहीं किए तो 99% चांसेस है कि हमें अपनी पीएचडी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। और हम पीएचडी के दौरान, सर जैसे आपने इनिशियली पूछा था क्या चेंज आया, तो जैसे मैं जिस प्रवृत्ति का इंसान हूं, आपको पता है कि मैं आधे घंटे एक जगह बैठ नहीं सकता सुकून से, है ना, वो है ही एक। तो हम लोग सोचते हैं कि यार पीएचडी करना मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही साधु बनते हैं वही लोग पीएचडी करते हैं, ऐसा नहीं है। लाइक है ना, अब हमारे साथ जितने भी लोग थे सब वो दिन रात कितने भी स्ट्रेस हो, शाम को बैठ के एक चाय पीते थे तो मस्ती करते थे, तो वैसे ही बिहेव करते थे जैसे एक बीटेक का बच्चा करता है, जैसे सब दोस्त लोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है आप साधु बन के पीएचडी करते हैं, है ना। आप आप बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया। मेरा अगला सवाल इसी पे था। मेरा अगला सवाल ये था कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनरल परसेप्शन यही है कि जो पीएचडी का ड्यूरेशन होता है मतलब बहुत ही डिप्रेसिव होता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एज हो रही होती है आदमी की, वो एज बहुत सारी चीजों को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उस समय एज होती है हमारी। अगर लड़का है तो उसको घर में फाइनेंशियल सपोर्ट, शादी की उम्र हो रही होती है। अगर लड़की पीएचडी कर रही है तो घर से प्रेशर की भैया कब तुम्हारा खत्म होगा, तुम्हारा शादी कर दिया जाए। तो पूरा पॉइंट आके मेरा सवाल ये है कि क्या पीएचडी की ड्यूरेशन जो है वो क्या डिप्रेशन से भरी हुई होती है? वो क्या मैं सुन पाया, डिप्रेशन का क्या? डिप्रेशन का बिल्कुल। तो आपने अखबारों में भी पढ़ते हैं कि
फलाने कॉलेज के स्टूडेंट ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, या बहुत से लोगों को हम अपने ही कॉलेज में देखते थे जो बहुत उदास रहते थे, कभी हंसते बोलते, मतलब कुछ लोगों को शुरू में हंसते बोलते देखा था, उसके बाद तो कभी हंसते बोलते ही नहीं देखा किसी। मतलब एक दो केस थे मतलब, लेकिन उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है? वैसे तो मैं बताऊं, हम इसको सिर्फ पीएचडी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बात अलग है, बट ये इन जनरल ट्रू है कि डिप्रेशन हमारे आसपास से आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुद से तो बाद में आता है, हमारे आसपास से आता है सर, और हम सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। जैसे मेरे लिए, क्योंकि शायद मैंने कभी वो सारी चीजें ज्यादा देखी नहीं, तो मैं कहूंगा यार डिप्रेशन तो कुछ होता नहीं। पर कोई इंसान जिसने घर का भी प्रेशर देखा है, सुपरवाइजर का प्रेशर भी देखा है, और पैसे के लिए भी प्रेशर देखा हो अगर फॉर एग्जांपल, तो वो कहेगा डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सब हमारे आसपास से आता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज की सर, आपने जैसे आपका सवाल था कि पीएचडी का ड्यूरेशन हमें डिप्रेशन के लिए ले जाता है, कि देखो जब हम स्टार्ट करते हैं ना पीएचडी, तो हमने ये नहीं देखा होता कि 5 साल में कितना कुछ बदलने वाला है, और हमें खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि जो बाहर हवा बनाया जाता है कि आईआईटी तक पहुंच गया, मतलब आईआईटी से तो ऐसा होता होगा, 100 करोड़ का पैकेज तो इसी का ही लगना है, 1 करोड़ का पैकेज, मतलब जो वो हेडलाइन जो दैनिक भास्कर वाले छाप रहे होते हैं, राइट, दैट्स नॉट द ट्रूथ। तो वो जो आप खुद से एक्सपेक्टेशन और आपके जो आसपास वाले हैं, वो आपसे जो उम्मीद की आईआईटी से लड़का निकला है तो ये करके निकलेगा, ये बहुत हद तक कई जो डिप्रेशन के केसेस हैं वो उम्मीद के कारण भी आते हैं, बहुत सारे केसेस, है ना। तो जरूरी नहीं है कि, तो ऐसे केस में अब तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, मतलब मेरे हिसाब से कि बहुत नहीं ये बहुत गलत बात है सर, हम सब लो फील करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम सब लो फील करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा फेज मैंने भी नहीं देखा कि बिल्कुल लग रहा है कि यार क्यों ज्वाइन कर लिया, मतलब अब तो क्या ही होगा लाइफ में, बर्बाद हो गए, मतलब एकदम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेसिव हो गए लाइफ में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा, ऐसा फेज नहीं आया। हाँ, ऐसा फेज जरूर आया था कि रिसर्च में कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा, बहुत सोच रहे हैं, बहुत पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा फेज आया था। एंड दैट्स अ प्रोसेस, मैं मानता हूँ कि वो प्रोसेस है पीएचडी का। अगर आप सोच रहे हो और आपको थॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब आप सोच रहे, मेरे सुपरवाइजर कहते थे कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब कम से कम ये तो अच्छा है कि तुम सोच रहे हो, कुछ आइडिया है। नहीं बिल्कुल सर। और डिप्रेशन, वही बोला ना कि हम सब ने वो सब चीजें नहीं देखी, बट पीएचडी का ड्यूरेशन इतना लो है सर कि हम कभी ना कभी लो फील करेंगे। 1 महीने तक, जैसे मेरा एक्सपेरिमेंटल काम था, 1 महीने तक बहुत सेटअप किया, सब कुछ करा, पूरी मेहनत करके डिवाइस बनाई, अगले दिन जब रिजल्ट देने गए पता चला डिवाइस ही अच्छी नहीं बनी, है ना। यू विल फील सो लो कि यार मैंने इतना मेहनत करके डिवाइस बनाया था, दिन रात लगा रहा, और आज पता चल रहा है ना करंट आ रही, ना वोल्टेज लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, और मतलब इट्स लाइक कि नहीं आ रहा आउटपुट। तो आप लो फील करते, हर इंसान लो फील करता है, और यही चीज जब बार बार होती है और हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता तो हम डिप्रेसिव होता है। बट द थिंग इज कि आज के समय में हम सब लोग बोलना तो चाहते हैं, पर कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। डिप्रेशन का दूसरा कारण सर ये है, हमारे पास अक्सर वो लोग कम होते हैं जो हमें सुन सकें, यही सुन लें कि यार मेरी डिवाइस नहीं चली, भले वो हमारा सुपरवाइजर हो या हमारा दोस्त हो। तो लकीली, जैसे अब आपने आपकी बात कही या मेरी बात कही, लकीली हमारे पास ऐसे दोस्त थे जिनके साथ हम शाम को बैठ के बस बोल सके नहीं चल रही यार डिवाइस, जा रहे हैं वो भी कहते, हाँ, और कह देते वो क्या, फिर सामने वाला कहते क्या जा रहा है अकेले, मैं भी चलता तेरे साथ, है ना। तो साथ ही में उसी में हंसी मजाक हो जाता था, एक चाय हो जाती थी, फिर ये होता था अच्छा आज नहीं मरेंगे बाद में मरेंगे, तो हाँ फिर जाते थे, मेरा नहीं चल रहा, तेरा भी कौन सा नहीं चल रहा, ठीक है सबके साथ ही तो ऐसा हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हंसी मजाक में, इसलिए हम लोगों को, मैं सबको सलाह देता हूँ कि हमारे पास 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए, इतना लंबा ड्यूरेशन है जिनसे हम हंसी मजाक कर सकें, बात कर सकें, दिन में 2 दफा देख के हाय हेलो स्माइल हो सके। और अच्छा, और हमें भी एक आदत डालनी चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं लोगों से तो हमें कोशिश करनी चाहिए कभी कभी किसी को सुन ले। करेक्ट। तो ये और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, तो क्या जैसे जनरल परसेप्शन, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, 18 घंटे लोग लैब में बैठे रहते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं, मरते रहते हैं, अब ऐसे नस काट लो तो लिखी हुई पीएचडी निकली आएगी, रिसर्च पेपर निकले ऐसे करने से तो मतलब ऐसा रहता है क्या, मतलब बहुत काम करना पड़ता है क्या, दिन रात की मूवी नहीं देखी, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं किसी से रेस्टोरेंट में नहीं गए, चिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा रहता है क्या, मतलब बिल्कुल सब
दिस इज द रॉन्ग परसेप्शन जो मेरे करीबी दोस्त हैं या बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनको मैं सच में डांट भी सकता था, तो मैंने उन्हें हमेशा ये सलाह दी कि आप जब फर्स्ट ईयर पीएचडी में आते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि अभी तो कोर्स वर्क करना है, आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं, आप पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट करेंगे, दूसरे सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट करेंगे, आप ये भूल जाते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं। आप आराम से, अरे भी तो 2 ही सब्जेक्ट निकाल लें, ये सेमेस्टर है, आराम से कर लेंगे। दिस इज हाउ यू स्टार्ट फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में आप सोचते हैं कि सुपरवाइजर कुछ ये बताएगा कि बेटा ये करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट विद द सेकंड ईयर। फिर 6 महीने जब सुपरवाइजर सोचता है कि तुम कुछ बताओगे और तुम सोचते हो सुपरवाइजर कुछ बताएगा, इसमें 6 महीने निकल जाते हैं। कौन पहले 1.5 साल कौन पहले प्रपोज करेगा, और आपका प्रपोजल रिजेक्ट होना है, शादी तक जाओगे ही नहीं, ये पक्की बात है अगर ऐसी उम्मीद करते रहे तो, ठीक है। तो ये दोनों साथ 6 महीने चलेगा, 1.5 साल चलेगा, फिर आपकी बत्ती जलती है, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो आपको कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम देना पड़ता है कुछ, तब आपको लगता है यार कुछ सीखूं, और फिर आप स्टार्ट करते हो। फिर आप 1-2 साल तक आपकी वही ढूंढते रहते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर जब 4th ईयर में कहीं एंड में आते हो तब प्रेशर रहता है, अरे यार काम करना है। फिर 1 साल में जो कुछ आपका जो मेन आउटकम होता है ना सर, जो मोस्ट ऑफ द पीएचडी आप देखिए वो 4-5वें साल में निकलता है ना, आखिरी के 2 साल में। और ऐसा नहीं कि 3 साल में आपने बहुत कुछ काम किया था, है ना। कई दफा होता है कि वो 3 साल में आप लोग बस आपने, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है पीएचडी स्टूडेंट की, जो कि वो शुरू से ध्यान नहीं देते। पहले तो क्या हुआ, जैसे मतलब एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, एक लड़का है, उसका आईटी में हो गया, अब वो 3-4 महीने तो इसी में खुश है कि मेरा है कि मैं आईआईटी में हो गया, मैं आईआईटी में आ गया। ये आप इसको निकालो, इसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आप इवन यहाँ चिपका के घूमोगे मैं आईआईटी, तो साल भर वो दोस्ती यारी, नए दोस्त, ये वो करते करते 1.5 साल उसका ऐसे ही बीत जाता है। और कॉलेज में भी बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, मुझे ये भी नेतागिरी करनी है, यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, गणेश उत्सव भी जोर से मनाना है, बिल्कुल होली भी खेलनी है, दिवाली भी, करते करते। बट वो जरूरी है ना सर, बट वो भी कि उनमें इन्वॉल्वमेंट, उसको दोस्तों के साथ मिलना जरूरी है। करेक्ट वही। लेकिन उसमें क्या है कि बीच में जो आपने कहा ना कि उसमें हम अपने रिसर्च को दरकिनार कर देते, भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमने शुरू किया, और जो वही सेकंड पॉइंट की एज बढ़ती है, फिर जब आप 4th ईयर में आते हो तब आपकी एज भी बढ़ चुकी है, मम्मी प्रेशर कर रही बेटा शादी कर ले, सुपरवाइजर प्रेशर कर रहा है कि रिसर्च पेपर है ही नहीं तो पीएचडी कौन देगा भाई तुझको। तो सुपरवाइजर भी वहाँ गलत नहीं है ना, वो आपसे अगर नहीं है भाई, वो कैसे जस्टिफाई करेगा, वो जाके ऊपर किससे कहेगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड करवाना चाहता हूँ, तो कैसे डिफेंड करेगा तुमको कि तुमने किया। मम्मी भी गलत नहीं है, कि उसको पता है बेटी की उम्र ज्यादा ही हो गई तो शादी इससे कौन करेगा। मम्मी गलत नहीं, सुपरवाइजर गलत नहीं, गलत थे तुम उस वक्त, तुम थोड़े से, तो इसलिए तुम थोड़े डिले करें, हम दुनिया को ब्लेम नहीं करें। डिप्रेशन फिर यहीं पे एंट्री ले लेता है लाइफ में, बिल्कुल। और फिर आपको प्रेशर आता है। एक चीज है, इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने काम पे रेगुलर हो, तो दिन का 4 घंटा भी अगर आप काम कर रहे हो, वो अगर रेगुलर हो, तो वो सारे काम आपके होते जाएंगे, बाय द टाइम सब होता जाएगा। अब बस ये है कि डे 1 से लगे रहो। आपको अगर पता है कि आपको क्या करना है तो अगर आपको पता है तो क्या करना है, आप कर लोगे। आप ब्लैंक बैठे रहो, आप दिन रात बैठे रहो, तो इसलिए स्टार्टिंग के जो शुरू का 1.5 साल है विद कोर्स वर्क, आपको पूरा डिवोट करना चाहिए। आपका फाइनलाइज कर लिया कि क्या करना है, उसके बाद तो दिन का 4-5 घंटे बस बहुत है, उसमें हो जाएगी, सब हो जाएगा। उसमें राइटिंग वर्क भी हो जाएगा, पेपर का एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हो जाएगा, आपकी बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी थीसिस राइटिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, आपको स्टार्टिंग के जो, मैं तो सबसे पहली एडवाइस हर किसी को दूंगा कि जो शुरू का 1.5 साल है आप फुल एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट ब्लैंक होके ये मत सोचो कि यार अब कोई आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई देगा, राइट। सिर्फ कोर्स वर्क कर लेते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रोच करो अपने सीनियर्स को, या रीड करो। आजकल तो इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, रीड करो कि बस किसी तरीके से पता चल जाए क्या करना है। अगर वो आपने पिछले शुरू के 1.5 साल में कर लिया, आपकी बहुत स्मूथ पीएचडी होगी। और अगर वो आप नहीं कर पाए 2 या 2.5-3 साल तक, तो आपको वो लास्ट में पीएचडी तब भी अच्छे से होगी, कुछ सिखा के जाएगी आपको अच्छे से, बट वो एंड टाइम में आपको प्रेशर लेना। ये तो है। और मेरा एक आखिरी सवाल आज के सेशन का ये है कि मान लो अगर चीजें सही नहीं जा रही हैं, मतलब वही कि एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने इतने दिन मेहनत की, ये वो, फिर कभी कभी होता है ऐसा कि आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन टाइम ही ऐसा चल रहा होता है कि आप जो कर रहे होते हो वही गड़बड़ हो रहा होता है। तो उस टाइम पे हाउ टू हैंडल द मेंटल सिचुएशन? सर, मेंटल सिचुएशन के लिए मतलब ऐसे जनरलाइज रूल नहीं है, क्योंकि आपको पता है, मैं और जो हमने किया आपने किया, कि
थोड़ा सा मिंगल हो लोगों से, थोड़ा सा बातचीत करो, थॉट्स देखो, लोग भी किस परेशानियों से जूझते हैं और कैसे उनसे वो ओवरकम करते हैं। हमको आसपास देखना बहुत जरूरी है। अकेले मत रहो, अकेले मत रहो, एक अकेले कभी मत रहो, खुद किसी से बोलो, किसी की सुनो। बहुत अच्छे दोस्त जरूरी हैं। पीएचडी लंबा समय होता है, आपकी एज कुछ भी हो, और आप सिर्फ पीएचडी नहीं सर, किसी भी इन जनरल आपके पास कुछ अच्छे लोग होना जरूरी है। अगर अच्छे लोग हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा खुश रहने से। मैं आपको बस बोल रहा हूँ, लो से लो चीज भी आपको कहीं ना कहीं ऊपर जाती है ना। और सर एक कुछ ज्ञान वाली बात है कि शायद समय अच्छा हो या बुरा, दोनों कटते हैं। तो अच्छा है तो वो भी कटेगा। प्रॉब्लम तो डिफॉल्ट सेटिंग में है, पॉजिटिविटी चॉइस है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव रहते हो कि नहीं हो। मेरा मतलब बिल्कुल। और हमने जैसे हम हमारे एक्सपीरियंस बताते हैं, सेम एक्सपीरियंस आपके भी हैं। हम लोग काउंसलिंग टीम से जुड़े, ठीक है, काउंसलिंग सर्विस से जुड़े। क्या हुआ, हम थोड़े से खुश इसलिए रह सकते थे कि इतने सारे बच्चे हमेशा हमारे आसपास रहते थे, हम उनको देखते थे, वो हमसे बात करते थे। हम पीएचडी के अलावा इतना टाइम निकाल लेते थे कि अपने आप को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करते थे। अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, 18 घंटे काम करते हैं। आई वॉज जनरल सेक्रेटरी, लाइक जो जनरल सेक्रेटरी था उसने मुझे उस टाइम किया कि आप कैंपस सेक्रेटरी बनो, ठीक है। तो आई वॉज द कैंपस सेक्रेटरी फॉर 1 ईयर उस कॉलेज में, राइट, जब मैं 3rd ईयर ऑफ पीएचडी में था। तो 1 साल तक कैंपस सेक्रेटरी रहा। प्राइम टाइम होता है 3rd ईयर में। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप 3 साल तक काउंसलिंग सर्विस के मेंबर रहे, एक्टिव मेंबर। और एक्टिव मेंबर का मतलब ये समझ लीजिए कि सारा काम इन्हीं के भरोसे होता था। तो वो मजा आता था। कुछ भी हुआ विवेक सर कहाँ गए, उन्हीं से पूछो। नहीं, ऐसा तो ये तो ज्यादा हो गया सर, आप लोग सब थे। वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि विवेक सर कहाँ गए पूछो कि करना क्या है वो बता देंगे, फिर कर लिया जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब। तो ये मैं सब इसलिए करता था सर, जैसे मैं बताऊं कि मैं खुद, आप हंसते हो, मस्ती करते हो, लोगों को लगता है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट पीएचडी में हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व नहीं होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि यार पेपर क्यों नहीं आ रहा। आपको लोग चाहिए जिनसे आप बातचीत कर सको, थोड़ा इसको रिलैक्स रखोगे, जितना ये शांत रहेगा आपका काम उतना अच्छा होगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व रखता था। एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने 4-5 साल थोड़ी भी स्ट्रगल करी, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएचडी करके आप बैठते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देर सवेर सही, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक रिस्पेक्टेड लाइफ आप। आपके अंडर अभी पीएचडी वैकेंसी है किसी को अगर करना हो? पूरे 1 साल का प्रावधान है कि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हम अलाउ नहीं है फ्रेश। मैं अभी नया फैकल्टी हूँ सर। 1 साल के बाद बिल्कुल है। आप बिल्कुल हमेशा जब चाहे मुझे मेल करें। मेल आईडी सर कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर देंगे मेरा। आप मेरा मेल आईडी सर दे दें बच्चों को, जिसको भी करना है, और हम बात करेंगे। कुछ अच्छा टॉपिक होगा तो हम जरूर पीएचडी करेंगे। मजा आया यार विवेक। और आप बताइए सर, और आप बताइए, जो आप एक बहुत अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप इसको ऐसे जारी रखें। हम फॉर्मल इंटरव्यूज बहुत सारे देखते हैं, इन जनरल 2 दोस्तों की बातें दिखाएं, तो शायद लोगों को बहुत फायदा होगा। इंटेंशन यही था ये चैनल शुरू करने का कि मतलब जो ये क्वेश्चंस है ना, ये मेरे दिमाग में मैंने फेस किए हैं। मतलब मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईटी एनआईटी का नहीं था। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि एडमिशन किसी आईआईटी में मिल जाए पीएचडी में, तो उस दौरान के ये सब सवाल हैं। तो बहुत सारे सवाल थे जो दिमाग में आते थे कि कैसे, मतलब क्या पढ़ूं कि एंट्रेंस निकल जाए। और हर कॉलेज का अपना ही एक पैटर्न होता था एग्जाम का। ऐसा नहीं है कि एक जगह सारे जगह एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर जगह कुछ नया है। कहीं पे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं पे पूरा गेट का ही आ रहा है। तो हर जगह अलग अलग था। तो ये मतलब मेरे दिमाग में था कि अगर हम इस तरह से जो रीसेंट पीएचडी ग्रेड्स हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा स्टैब्लिश किया हुआ, अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद उन लोगों को हेल्प हो पाए कि जो लोग अभी रिसर्च करने का सोच रहे हैं या रिसर्च स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि आज हमने जो बात करी उसमें उन दोनों ही लोगों के मतलब की बात है, उन दोनों ग्रुप्स के मतलब की बात है। जो एक तो स्टार्ट करना चाहते हैं और दूसरे जो स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 1st ईयर या 2nd ईयर में कहीं इन द मिडिल ऑफ समथिंग है पीएचडी में। तो बहुत ही अच्छा लगा यार विवेक आपसे बात करके, आपने टाइम दिया। बिल्कुल सर, थैंक्स। आप मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिन बाद रिवाइव हुआ कॉलेज की लाइफ। और तुम कितनी अच्छी पीएचडी कर लो, कितनी अच्छी जगह से कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल मिस योर कॉलेज। यू वांट कि जिस दिन भी ऐसी बात करने का मौका मिलेगा, ऐसा लगेगा कि वो 4 लोग फिर से क्यों नहीं है मेरे आसपास। मैं तो बहुत मिस करता हूँ। मतलब मैं इस सेंस में मिस करता हूँ कि मुझे मेरी एकेडमिक लाइफ में जो बेस्ट टाइम मिला है, जो
वो पीएचडी में मिला। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने मास्टर्स और अपने ग्रेड में इतना ग्रो किया था जितना मैंने यहाँ अपने आप को मेंटली और एज मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मेरे यहाँ पर एकेडमिक जो रूल्स थे मेरे आईआईटी जोधपुर के, उसकी वजह से डेवलप हुए हैं। हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं सर इन ठोकरों से, छोटी छोटी। पीएचडी में जो बच्चा घुसता है वो बहुत मैच्योर होकर निकलता है, चाहे वो 35 साल में घुसे चाहे वो 20 साल में घुसे। मैंने देखा है कि बदला हुआ इंसान बहुत अलग होता है, बदला हुआ इंसान रहता है। पहले से बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं हमारे अंदर। बहुत कुछ। सबसे अच्छी चीज जो है एक सीख के आते हैं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लाइफ में, फिर उस टाइम अब हमारी तुम्हारी सबकी आदत हो गई है कि हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, ना कि प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं, अरे अब क्या करें, अरे अब क्या करें। ऐसा है। अब ये है कि चलो कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ रास्ता निकल आएगा। कुछ तो होगा ही, जो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रास्ता ना हो। नहीं जरूर। और वही ना, जब अच्छे से अब लाइफ में ये है कि क्विट करने वाला जैसा कोई क्विट नहीं करना। जो सोच लिया वो, अब ये नहीं कि अब डोनाल्ड उधर वहाँ व्हाइट हाउस में जाके राष्ट्रपति के साथ खाना खा रहे, तो उसमें समय लगेगा। फिर हो सकता है वो भी हो जाए, हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऐसा सोचो कि जो अचीवेबल हो, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जो अचीव ना हो, नहीं हो सकता। जो भी हमें सुन रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग हमें कभी किसी को लगे तो अप्रोच भी कर सकते हैं मुझे, मेरा मेल आईडी जैसे सर बताएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस आल्सो इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे। आपके पीएचडी में खासकर पढ़ाई अपनी जगह है, आप कभी लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू क्विट, तो प्लीज आप एक दफा हमें अप्रोच जरूर करें। मैं बस बिल्कुल है ना सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।